हेलो, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। एंड हम सुन रहे थे एक कहानी जिसके माध्यम से हम अपने ग्रामर को भी कवर कर रहे थे। राइट, हमारा पहला टॉपिक था नाउन। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डेप्थ के अंदर कि नाउन क्या होता है। राइट, और नाउन जो हमें हमेशा क्या का जवाब देता है कि हमारे हमारे 500 सेंसेस से क्या प्राप्त हुआ। और नाउन हमेशा मतलब जो डूअर होगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये दो ही डूअर हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई डूअर नहीं होता है ना। तो आप जज कर सकते हैं, अगर कभी भी कोई आपको डूअर लगता है, अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो वो हमेशा नाउन है। राइट, अब उसी से रिलेटेड हमने कुछ रूल्स देखे थे। कहानी थी एक छोटे से बच्चे की, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट था, इसका नाम था इंसान। और वह 10 साल का था। ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, ना कि ईयर ओल्ड। राइट, ये रूल कहता है नंबर प्रिसीडिंग नाउन। अगर किसी नाउन से पहले कोई नंबर आ जाए तो उसकी बाद वाली यूनिट्स के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नाउन लगा दिया था बॉय, तब मैं उसके साथ ईयर लगाऊंगा, ईयर्स नहीं। मैंने इसका एक और एग्जांपल दिया था, गिव मी 100 रुपीज़ और रुपी। अब जैसे कि आपने रूल देखा है, नंबर इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो इट हैज़ टू बी रुपी। मतलब इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो इट हैज़ टू बी रुपीज़। राइट, अगर इसके आगे नाउन आ जाता तब इट हैज़ टू बी रुपी। राइट, अगर किसी नंबर के बाद नाउन आ जाए, अगर किसी नंबर के बाद नाउन आ जाए तो नंबर के बाद वाली यूनिट के साथ एस ए एस का यूज़ नहीं होता। दैट वाज द फर्स्ट रूल। सेकेंड, वी हैव सीन कि वह आउटस्कर्ट्स में रहता था अपनी फैमिली के साथ, मथुरा के आउटस्कर्ट्स में। राइट, इससे अब बहुत सारे नाउन के रूल्स निकलते हैं इसी एक वर्ड से, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही आते हैं, मतलब ऑलवेज एस या ई एस के साथ। वह चाहे सिंगुलर में हो तब भी उनके साथ एस ए एस लगेगा, वो प्लूरल में हो तब भी उनके साथ एस ए एस लगेगा। जैसे कि आउटस्कर्ट्स, हेडक्वार्टर्स, राइट, न्यूज़। मैंने आपसे एग्जाम्पल भी आपसे मांगे थे, लेकिन जिन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो देखा उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। सी स्टूडेंट्स, डोंट बी अफ्रेड। आप लोग डोंट इवेड फ्रॉम हार्ड वर्क। आप कृपया करके इवेड ना करें हार्ड वर्क से, है ना। इवेड होता है जी चुराना। सो काइंडली डोंट इवेड फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क, इट इज़ मस्ट। ये मैंने आप ही के लिए छोड़ा था। क्या लगता है, आप जाके नेट पे सर्च करें ना, मैं भी करके 2 मिनट लगते हैं, मैं आपको बता देता। मेरे को तो बहुत सारे याद भी हैं, है ना, कुछ एक मैं ढूंढ लूँगा। लेकिन आप अगर मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा समय तक वो याद रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड बाय हार्ट। फाइन, तो ये कुछ एक अच्छा रूल है। इसमें से आपको 4 एक रूल्स निकल के आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे नाउन जो हमेशा एस और ई एस के साथ आते हैं, ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं, राइट, बट उनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, राइट। फिर ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, राइट। तो ये आपको ढूंढ कर मुझे बताने थे, बट अभी तक नोबडी हैज़ डन दी हार्ड वर्क। आप में से किसी ने भी अभी तक टॉयल नहीं करा है। टॉयल का मतलब ही होता है मेहनत करना, एक क्रिया है, बट यू हैवंट टॉयल्ड येट, राइट। इसी से बनता है टॉयलेट। अब आप दिमाग लगाइए कि क्यों उसको हम टॉयलेट कहते हैं, है ना। ओके, फिर हमने इसके बाद में एक और रूल पढ़ा था, जो थर्ड आखिरी रूल था जो हमने पढ़ा था, कि वह एक दिन अपने एल्मा मैटर में गया हुआ होता है, तभी उसके पास उसका वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, राइट, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। जब भी कभी ऑफ से पहले वाला जो होगा, राइट, हमेशा अपन वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन अपना रूल क्या था यहाँ पर, रूल कहता है कि जब कभी भी अगर आप किसी नंबर को ऑफ के द्वारा किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ोगे तो दैट वुड बी ऑलवेज प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द संख्या, राइट। इसके अंदर हम देख सकते हैं नंबर हो गया, कोई भी नंबर, ईदर हो गया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, राइट। तो इनके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, राइट, दैट इज ऑलवेज प्लूरल। हाँ, अब इनके आगे वर्ब क्या लगेगी वो डिपेंड करता है इनसे आप क्या समझते हो। हाँ, यहाँ पे कोई अगर नंबर है, कोई संख्या है, अगर वो एक वचन है तो एक वचन क्रिया आ गई, बहुवचन है तो बहुवचन। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक,
दो में से एक। ये हम प्रोनाउन में या सब्जेक्ट व अग्रीमेंट में भी देखते हैं, आप अभी भी इसको देख सकते हो। इधर का मतलब है दो में से एक, तो इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, एक की, तो इसलिए इनके बाद में वर्ड कैसे आ जाएगी, सिंगुलर। नीदर ऑफ है तो दोनों में से कोई एक भी नहीं, तब भी क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब, राइट। नन ऑफ का मैंने आपको कल बताया भी था कि यस, नन ऑफ का मतलब भी होता है कि बहुत सारों में से कोई एक भी नहीं। नीदर दो के लिए होता है, नन दो से ज्यादा के लिए होता है, दैट्स वाई इन दोनों के बाद ही सिंगुलर वर्ब आती है। चलिए अपन अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स रिज्यूम द स्टोरी विद रूल्स एंड वी गोना कंप्लीट आवर नाउन। सी नाउ व्हाट हैपन, अब उसके जो माँ बाप हैं वह डिमाइस हो चुके हैं और वह ऑर्फन हो गया है। ऑर्फन होता है, आप में से अधिकतर बच्चे जानते ही हैं, ऑर्फन ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ना हो उसको हम कहते हैं ऑर्फन। अब जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है इंसान, उसके पिताजी ने यूजरर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन भी ले रखा था, राइट। और उन्होंने अपना जो भी घर था वह मॉर्गेज कर रखा था, उसको हाइपोथिकेशन कर रखा था। हाइपोथिकेशन इज अ गुड वर्ड फॉर गिरवी, राइट। इसके लिए प्लेज भी होता है, ओके, कोलेट्रल भी होता है। मैंने आपसे सिनोनिम भी पूछे थे अपने पहले वाले वीडियोस के अंदर, ओके। तब उसके पापा ने जो घर था उसको हाइपोथिकेट करके कुछ लोन ले रखा था, है ना। जैसे कि आपको पता है यूजर से गांव में करते रहते हैं, इसके ऊपर एक पूरा पैसेज भी आ रखा है, क्लोज टेस्ट आ रखा है सॉरी, बैंक के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी रही है। अब होता क्या है कि नाउ हिज पेरेंट्स हैव डाइड, वो डिमाइस कर चुके हैं। अब वह ऑर्फन हो गया, उसका जो घर था वह उसके पिताजी ने हाइपोथिकेट कर रखा था। अब वो ऑर्फन तो हुआ ही हुआ, वह साथ में वेफ भी हो गया। वेफ हो गया, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एसएससी 2016 और 15 आई डोंट रिमेंबर, सीजीएल ने ये पूछा था, अ चाइल्ड विदाउट होम, जो बेघर होता है ना, बेघर जो होता है उसको हम कहते हैं वेफ, राइट, ओके। अब जो है उसके मामा और एक चाचा वहाँ पर रहते थे। अब बच्चा क्या करें, तब एक पंचायत बिठाई जाती है, जूरी बैठते हैं उसके अंदर। एंड यहाँ पर जो जूरी है, जूरी जैसा कि आप जानते हैं जूरी का मतलब होता है पंचों का समूह, और जो समूह होता है उसको जो हम नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यू गॉट इट राइट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट। अब इससे एक रिलेटेड रूल बनता है, जो जूरी है, द जूरी was or were divided on the decision। अब जो जूरी है वह फ्लमॉक्स हो जाते हैं कि क्या करें, दे वर फ्लमॉक्स्ड, फ्लमॉक्स इज कंफ्यूज्ड, राइट, दे वर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ये भी एक फ्रेज है, अच्छा फ्रेज है, मुहावरा है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा का अपने आप में मतलब ही होता है कंफ्यूजन। तो दो जूरी थे, दे वर वेरी मच कंफ्यूज, दे वर फ्लमॉक्स, व्हाट टू डू, राइट। अब इनमें से तीन कह रहे हैं इसको चाचा के पास भेज दो, और दो कह रहे हैं इसको मामा के पास भेज दो, राइट। नाउ व्हाट हैपन, द जूरी वॉज और वर डिवाइडेड ऑन द डिसीजन। अब जो जूरी थी वो तो डिवाइड हो रही है अपने डिसीजन पर। आपको मुझे बताना है कि वॉज या वर क्या आएगा। अपन देखते हैं इसके ऊपर, मैं ही बता दूंगा, आप तो क्या बताएंगे, मैं ही बता दूंगा। यही हमारा अगला रूल बनेगा। द रूल सेज, जितने भी कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि टीम हुआ, आपका जूरी हुआ, है ना, आपके पार्लियामेंट हुआ, ये जितने भी जो समूह को एक नाम दिया जाता है ना, तो सामान्यता कलेक्टिव नाउन के बाद, सामान्यता दैट इज यूजुअली हम कलेक्टिव नाउन्स के बाद
सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कहता द जूरी वॉज डिवाइडेड ऑन हिज और देयर डिसीजन, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, द जूरी वॉज और वर डिवाइडेड ऑन हिज और देयर डिसीजन। सी, अब जो रूल मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग तो यहां पर वॉज आना चाहिए और हिज आना चाहिए, बट एक नोट लिख लेते हैं, जब भी कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया जाता है या फिर इंडिविजुअल्स की बात हो, तब हम हमेशा प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट? कि जब भी कभी अगर आपने कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया या उसमें से इंडिविजुअल्स की बात की, तब हम उसके बाद में क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन। लेकिन अगर सिंपल कोई कलेक्टिव नाउन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिवाइड ना करते, मैं सिंपली कहता द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, राइट? लेकिन अब यहां पे डिवाइड हो गया है, इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? वर एंड देयर, राइट? सो दिस इज द रूल नंबर 4। अब होता क्या है, द जूरी जो है वह डिवाइड करते हैं कि मतलब डिसाइड करते हैं कि हम इसको मामा के पास भेजेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है मामा, राइट? कि इसके अंदर 2 बार माँ आता है ना? इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हम चांद को भी मामा कहते हैं, चाचा नहीं कहते हैं। चांद जो है वो भी हमारा मामा है, चाचा नहीं है। ऐसा क्यों? हम हमेशा जो माँ की तरफ से, मतलब जो भरण पोषण करने वाला होता है उसको हम माँ कहते हैं ना, जो भरण पोषण करने, धरती हमारी माँ है ना? लेकिन चांद हमारा मामा बना, चाचा नहीं बना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर आपको पता हो, हमारे समाज के अंदर आज भी चलता है, पहले से चले आ रहा है, ये अच्छे वर्ड्स भी हैं, ये आपको किसी भी बुक या नेट पर बहुत रेयरली पढ़ने को मिलेंगे, बट येस दे आर वेरी गुड वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काइंडली लिसन टू दीज वर्ड्स। अगर आपको पता हो कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था, तब वह अपने देवर से शादी कर सकती थी, मतलब उसका चाचा हुआ, उसको हम कहते थे लेवराटे। जब भी कभी कोई महिला अपने पति के अगर छोटे भाई से शादी करती, दैट इज कॉल्ड लेवराटे। ये एक बहुत ही अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब कि जो बाप है अगर मर जाता है ना, तो वो उसके भाई से, मतलब चाचा से शादी कर सकती है कोई महिला, मतलब अपने पति के भाई से। लेकिन जो मामा है वह बच्चों का बाप बन सकता है, लेकिन पति नहीं बन सकता उस महिला का। क्यों? क्योंकि बहन है, राइट? अब हमने मामा को ज़्यादा तवज्जो इसलिए दिया, और पहले हुआ भी करता था समाज में, अगर किसी महिला का पति मर जाता था और अगर उसके घर में कोई चाचा या कोई और नहीं है, तो महिला के बच्चों का जो सार संभाल है वो मामा करते थे। क्योंकि जो मामा है उसका, ठीक है, अपने पौराणिक कथाओं में और जो मामा है उनके बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स भी रहे हैं, जैसे कि शकुनी मामा रहे हैं, हमारे कंस मामा रहे हैं, और पता नहीं आजकल तो खैर एवरी रिलेशन है ना, उसने अपने आप को डिग्रेड कर लिया है। बट यस, पास्ट में जो अपनी माँ का जो भाई होता था वही बच्चों को संभालता था,
राइट। इसीलिए हम चांद को भी मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूरज है वो हमें दिन में ऊर्जा देता है, हमें रोशनी देता है, और धरती को जो शाम को रात को जो मिलती है दैट इज फ्रॉम चांद। इसलिए हम चांद को मामा कहते हैं, चाचा नहीं कहते। क्योंकि चाचा जो है वह उसका पति तो बन जाएगा, बच्चों का बाप भी बन जाएगा, लेकिन केयर करे नहीं करे दैट इज ऑलवेज डाइसी। बट मामा हमेशा बच्चों का ध्यान रखता है। ये एक अच्छा वर्ड है। इसी से रिलेटेड एक और बताता हूँ, हमारे यहाँ पे प्रथा ये भी चलती है कि साली आदि घरवाली क्यों कहा जाता है ना। जैसे देवर दूसरा वर होता है, द्विवर देवर, वैसे ही जो साली है उसको आदि घरवाली इसलिए कहा जाता है बिकॉज प्रथा हुआ करती थी कि अगर किसी पति की भी पत्नी मर जाए तो उसकी छोटी बहन से शादी कर सकता था। इसको हम कहते थे सोरोराटे। सोरो इज अ रूट वर्ड फॉर सिस्टर, सो इट बिकम सोरोराटे, लेवराटे एंड सोरोराटे। सोरोराटे इज फॉर वाइफ्स सिस्टर एंड लेवराटे लेवर देवर। इसको याद रखें, राइट। maybe it may come in your, it may be asked in your paper. Okay. अब होता क्या है, उसको भेज दिया जाता है उसके मामा के पास, राइट। दे डिसाइड कि यह मामा के पास रहेगा। अब मामा के पास रहता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कलयुग चल ही रहा है, तो जो मामा था वह उसको छोटी छोटी बातों पर थ्रैश किया करता था। थ्रैश का मतलब होता है पीटना। वह उसको थ्रैश करता था, और कई बार तो वह उस बच्चे के ऊपर विप भी बरसाता था। विप होता है कोड़े, राइट। उसके ऊपर कोड़े भी बरसाता था। विप इज़ अ वेरी गुड वर्ड, राइट। इसके 2-3 यूसेज होते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या होता है। एक तो पोस्ट भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है विप की, राइट। आप मुझे बताएं कि व्हाट डज इट मीन जब हम उसको पोस्ट के तौर पे बात करते हैं। तो ये क्रिया भी है, ये संज्ञा भी है। विप कोड़े मारने को भी कहते हैं और विप हम कोड़े को भी कहते हैं ना। तो नाउ व्हाट हैपेंस, वह उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करता था बहुत। एक दिन वह घर से स्टेल्दीली निकल जाता है। वो स्टेल्दीली निकल जाता है, बच्चा है 10 साल का छोटा सा। अब ही गोज डोर टू डोर सीकिंग हेल्प। डोर टू डोर जाता है या डोर्स टू डोर्स जाता है, डोर्स टू डोर्स, या डोर टू डोर्स जाता है। हम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, या फिर डोर्स टू डोर जाता है। ये आपको मुझे बताना है, हमारा नेक्स्ट रूल बनेगा कि दोनों ही सिंगुलर रहने चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या रूल बना रहा है। सी स्टूडेंट्स, आप स्वयं जब आपको वर्ड्स का मीनिंग पता पड़ जाए, आपको पता हो मैंने अपने 2 सेशन दिए थे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। वो क्यों दिए थे? बिकॉज हमारे बेसिक हमें पता होना चाहिए कि डोर है क्या, विप है क्या, थ्रैश होता क्या है, कौन सा पार्ट हो रहा है ना, अगर आपको रूल बनाना है। अब जैसे टू है, टू तो आप सबको पता है इट्स प्रेपोजिशन, राइट, जो पोजीशन बताती है। डोर इज नाउन, आपको पता ही है डोर इज नाउन। नाउन प्लस प्रेपोजिशन। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो स्टूडेंट्स मैथ्स में तो अपन देखते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रीजनिंग में भी। सो इट इज नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ रहा है ना। डोर टू डोर या डोर्स टू डोर्स या डोर टू डोर्स या डोर्स टू डोर। सी द रूल सेज, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप हमेशा एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चलते हो ना, स्टेयर आफ्टर स्टेयर, स्टेप आफ्टर स्टेप। ऐसा तो नहीं है कि कदमों के बाद कदमें नहीं लेते हम। इसलिए नियम कहता है कि जब भी कभी अगर आपने किसी नाउन को किसी प्रेपोजिशन के बाद वापस रिपीट किया है, सेम नाउन है ना, नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन के बाद वापस सेम नाउन होगा, तब ये जो दोनों नाउन हैं दे मस्ट बी ऑलवेज सिंगुलर, राइट। तो सारे गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है, दैट हैज टू बी डोर टू डोर। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है कि आपको इनक्विजिटिव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, DTDC करके कुरियर कंपनीज में अधिकतर लिखा हुआ था DTDC। अगर आपको इसने कभी आपने इसकी फुल फॉर्म जानी होती तो आपको ये नियम पता होता। इट इज ऑलवेज डोर टू डोर कुरियर सर्विसेज, राइट।
इसके एग्जाम्पल्स अपन और देख सकते हैं एग्जाम में, ये काफ़ी बार आया हुआ भी है। यह एक ठीक है इजी है बट लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कुरियर सर्विसेज की फुल फॉर्म जानी नहीं होती कि डीटीडीसी क्या होता है, इसलिए वो डोर टू डोर उनके मुख से अंदर से आवाज़ निकलती नहीं है। बट यस, ट्राई टू सी दिस। अब वो जो बच्चा है, ही गोज डोर टू डोर फॉर सीकिंग हेल्प, लेकिन नो बडी हेल्प्स हिम, क्योंकि जो उसका चाचा, जो उसका मामा था, वह एक गांव का रसूखदार और ही वॉज अ बिग शॉट। तब कोई भी उसको मदद नहीं करता है। वह एक दो दिन वैग्रेंट्स की तरह बिताता है। वैग्रेंट्स इज अ वेरी गुड वर्ड माय फ्रेंड्स। ये हमने अपनी क्लास में कहानियों में पढ़ा था, राइट। वैग्रेंट का मतलब होता है जो आपने देखे होंगे स्टेशन पर, दुकानों के बाहर जो सड़कों पे सोते हैं, उनको हम कहते हैं वैग्रेंट्स, राइट। अब ये जो छोटा सा बच्चा इंसान है, वह बेचारा वैग्रेंट्स की तरह एक दिन सोता है, 2 दिन सोता है, राइट। तो अब जो जितने भी, किसी ने कहा है ना कि द पुअर हैज और हैव ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड। जो गरीब हैं उनके पास मदद केवल भगवान की होती है। दिस इज द नेक्स्ट रूल। अभी रूल क्या कहता है हमें, सी, अब बेचारा वो गरीब, राइट, जिसके पास ना खाने को खाना है, ना उसके पास रहने को घर है, जो उसके पिता थे वह कर्जे में थे एंड माँ बाप मर जाते हैं, सो इट्स अ वेफ, ही हैज़ बिकम अ वेफ नाउ। अब बेघर बच्चा, रिश्तेदारों ने भी उसके ऊपर खूब जुल्म करे, राइट, एंड ही हैज़ बीन लिविंग नाउ अ वैग्रेंट, एक छोटे से गांव जो कि मथुरा के आउटस्कर्ट्स के अंदर था। अब द रूल सेज, अगर आप देखते हैं, सी, वैसे पुअर का मतलब होता है गरीब, राइट। अब ये पहले आ रहा है, इसका मतलब ये है तो नाउन ही, डूअर है, राइट, और वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है, तो यही डूअर है और यही नाउन है ना। लेकिन अगर आप वैसे पुअर को देखें तो पुअर इज एन एडजेक्टिव। पुअर वैसे क्या बनता है, पुअर वैसे एडजेक्टिव है ना, लेकिन एडजेक्टिव कब बनेगा, जब वो किसी की विशेषता बताएगा, लेकिन यहां पर ही किसी की विशेषता नहीं बता रहा, राइट। लेकिन फिर भी अब इसको हम डेप्थ में समझ लेते हैं। पुअर का एडजेक्टिव कैसे होता है, ही इज अ पुअर बॉय। अब ये जो पुअर है ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए। नाउ हियर वी आर यूजिंग पुअर फॉर बॉय, सो इट इज एन एडजेक्टिव, फाइन। लेकिन अब मैंने यहां पर इसको पुअर एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, एज अ नाउन यूज करा, उससे पहले मैंने द लगाया है, तो यह यहां पर, अगर आप कभी किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो, अगर आप किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो, देन इट बिकम्स प्लूरल नाउन। और अगर ये प्लूरल नाउन बन चुका है तो उसके बाद में वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब, राइट। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी हैव, फाइन। अब इसके पास, इसके अंदर एक और हम देख लेते हैं कि अगर आप कभी एडजेक्टिव्स को प्लूरल भी कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ सेंटेंस, वी ऑल हैव टू फेस sweets and sorrows. In life. अब मैंने इसको, अगर मैंने प्लूरल बनाया है, तब मैंने यहां पर सुखों की बात करी है और ये यहां पर एक नाउन है, राइट। ये भी यहां पर नाउन है, नॉट एन एडजेक्टिव। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले जब पार्ट ऑफ स्पीच की मैंने बात करी थी, कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है कि ये नाउन ही है या ये
वर्ब ही है या एडजेक्टिव है, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट, राइट। सो दिस इज द रूल नंबर 4 कि जब कभी भी आप एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन, और उनके बाद में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, या फिर कई बार आप उनको प्लूरल भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग, फाइन। अब जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इंसान जो कि अब वैग्रेंट्स की जिंदगी जी रहा है, तभी उसके दिमाग में क्लिक करता है कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है हु लिव्स इन द पेरीफेरी ऑफ मथुरा। पेरीफेरी क्या होती है स्टूडेंट्स? पेरीफेरी होती है परिधि, जिसको हम कहते हैं परल्यू। ये हमने सीखा था वोकैबुलरी क्लास में, राइट। तो वो मथुरा के परल्यू मतलब उसके अंदर रहता था, मथुरा में रहता था। तब वो सोचता है कि वाई शुडंट आई गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम माई चाइल्डहुड अमीगो, नहीं, जो उसका बचपन का दोस्त था, उसके घर पे पहले भी आना जाना था, लेकिन किसी कारणवश वह मथुरा शिफ्ट हो गए थे। अब वह ही गोज ऑन हिज फूट, राइट, वो अपने पैरों पर ही अपनी ओडिसी चालू करता है। 10 साल का बच्चा है, राइट, 30-40 किलोमीटर उसको कवर करने हैं। अब वह पैदल पैदल कच्चे रास्ते से जा रहा होता है। अब जब वह कच्चे रास्ते से जा रहा होता है तभी उसको एक ठोकर लगती है, राइट। अब ठोकर लगती है तो उसको एक मेटल की चीज़ अंदर से दिखती है, राइट। वह धरती को, जमीन को एक्सकेवेट करता है। एक्सकेवेट होती है खुदाई। जब आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब आती है ना खबरें न्यूज़पेपर में कि खुदाई के दौरान हमें कोई मूर्ति मिली, खुदाई के दौरान हमें उस जो एक्सटिंक्ट हो रखे जो जानवर हैं उनके हमें अवशेष मिले, रिमेन्स मिले या कैरकस मिले, है ना। तो अब वह जमीन को एक्सकेवेट करता है। एक्सकेवेट करता है तो उसको एक बहुत ही सुंदर सी एक मूर्ति मिलती है जो कि बहुत एंटीडिलुवियन टाइम की थी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, प्राचीन को हम कहते हैं एंटीडिलुवियन। तो दैट वो बच्चे को लगती तो है कि यार बहुत पुरानी है, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति थी, इट मे बी द स्कल्पचर और द आइडल was of the 16th and 17th century या centuries. सी नाउ देयर इज अ वेरी गुड रूल, ये भी एक अच्छा रूल है। अब इसमें से नाउन क्या है? एक तो आइडल नाउन है, ये तो नाउन नहीं है 16th और 17th, ये तो सेंचुरी की विशेषता बता रहे, तो ये दोनों तो क्या हो गए? एडजेक्टिव। हमारे पास नाउन बचता है ये वाला, दिस इज नाउन, राइट। अब हमारे सामने यह एक दुविधा है कि यहां पर सेंचुरी आना चाहिए या सेंचुरीज आना चाहिए। अब बताइए। यस, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर नाउन with revision and exercise, right? So I hope you must be enjoying the story. Kindly do comment that which way do you want. I shall tell you the rules exactly, but what I think that अगर आप स्टोरी के माध्यम से अगर आप स्टोरी को रिआइट्रेट करेंगे कभी, है ना, एग्जाम के अंदर कभी भी बैठकर, तब आप अगर स्टोरी की तरह इसको याद कर लेंगे तो आपके सारे रूल्स आपके याद हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वेदर आई डोंट नो, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्रायम्फ और द सक्सेस, बट येस आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट आउट ऑफ मी टिल नाउ। टेक केयर, सायोनारा। जस्ट डू कमेंट मी सेंचुरी आएगा या सेंचुरीज आएगा एंड क्यों।